हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतर तैयारी कराई जा रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी सामाजिक अध्ययन और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी जल्द आएगा और आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज हम आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको सेम टू सेम आपको हूबहू सेम यही क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा प्रश्न जो है वो है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैंटल क्या है। तो भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो होती है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है वो आपकी मेंटल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल का निर्माण कैसे होता है। तो मेंटल का निर्माण ठोस सेलों के द्वारा होता है। कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखिए। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के 2 भाग होते हैं, इसको आपको याद रखना है, एक बाह्य और एक आंतरिक कोर। ठीक है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल क्या है। ये सारे एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये वीडियो जो है वो आपके लिए है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, चलिए सेल क्या है। ये समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोडी की भांति नरम हो एवं मुलायम हो, वो सेल कहलाते हैं। नेक्स्ट है चट्टानों के कितने भेद होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि चट्टान के भेद बताइए और उसमें ऑप्शंस लिख देंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चट्टान का कौन सा चट्टान का भेद नहीं है। ठीक है, और एक अपोजिट कोई आंसर दे देंगे, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको तीनों भेद पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्र दिवस किसे कहते हैं। देखिए 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है तो उसको चंद्र दिवस वो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछने कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह जो प्रकाश जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, उसकी प्रकाश से चमकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी क्या है। सौर मंडल का पृथ्वी एक अंग है। बस आपको इतना लिखना है कि पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा आप सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह से भी आपसे पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो आपको क्या लगाना है, चंद्रमा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एपोजी क्या है। चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। पेरोजी क्या होती है। तो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है तो इस अवस्था को हम पेरोजी कहते हैं। अब इसमें क्या है, सर्वाधिक निकट हो तो पेरोजी। ठीक है, सर्वाधिक दूरस्थ हो तो एपोजी। ठीक है, चलिए अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो कैसे याद रख सकते हैं, निकट का मतलब क्या होता है। चलिए आपको छोटी छोटी ट्रिक भी देते जाएंगे। देखो निकट का मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, पास का पा मतलब इसका भी पा। ठीक है, पेरोजी, पास पेरोजी, पास पेरोजी, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, ग्रहण किसे कहते हैं। यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है जिसे हम ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में अवस्थित होती है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया जो होती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इस लाइन को ज़रूर अच्छे से याद रखना है कि जब पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आती है, जब पृथ्वी, अब मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये चंद्रमा,
तो इनके जब मध्य में आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। चलिए, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है बहुत, तो ये होती है पूर्णिमा तिथि को। ठीक है, कब होती है? पूर्णिमा तिथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। हिमानी किसे कहते हैं? तो हिमानी से ही हमें समझ में आ रहा है ना, हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ़ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। बर्फ़ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। ठीक है, हिमोड़ किसे कहते हैं? वो तो हिमानी था, अब ये है हिमोड़। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इसे हम हिमोड़ कहते हैं। जो हिमानी चट्टानें होती हैं, जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका जो चूर्ण होता है वो पर्वत के निचले भागों में, ठीक है, पर्वत का जो निचला भाग होता है वहाँ पर जमा कर देता है तो उसे हम हिमोड़ कहते हैं। चलिए, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ये भी जान लेते हैं। तो अवसादी चट्टान वे चट्टानें हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। ठीक है, कौन सी होती हैं? देखिए, अवसादी चट्टान वे चट्टानें हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बता दीजिए, बलुआ पत्थर एवं खड़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परत बहुत पूछी जाती है और इसके नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सी? भूपर्पटी, मैंटल एवं कोर से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, रूप परिवर्तनकारी कारक किसे कहते हैं? भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। चलिए, तो उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैग्मा क्या है? तो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या होता है? देखिए, धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं हम लावा की। एक प्रश्न से आपको दोनों याद करा देंगे। लावा क्या होता है? तो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ, ये तो हमने अभी पढ़ा ना, इसको क्या कहते हैं हम? मैग्मा। धरातल के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। और यही पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है, ठीक है, ये पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है तो हम इसको लावा कह देते हैं। चलिए, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है। कैसा है? शंक्वाकार पर्वत, जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैस, लावा व चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए कि ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत है। बाकी पूरा आपको याद रखना है क्योंकि ये अति लघुत्तरी में आपसे आएगा। क्रेटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को हम क्रेटर कहते हैं। शंकु के ऊपरी भाग को हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। सुषुप्त को ही हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माउंट स्ट्रोम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब का मापन किस में किया जाता है? वायुदाब का जो मापन है वो मिलीबार में किया जाता है। किस में किया जाता है? मिलीबार, इसको याद रखना है। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियाँ पाई जाती हैं? तो निम्न पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक, विश्वती अथवा भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च दाब वायुदाब पेटी, अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। चलिए, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। अब आप इससे ही याद रख सकते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता, इसी में आप आर्द्रता में ही आप आर्द्रता मापी ऐड कर दीजिए। ठीक है, कि आर्द्रता मापी, ओके, बस मापी आपको याद रखना है कि वायुमंडल की आर्द्रता आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है।
चलिए, वायु दाब या वायु भार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को हम वायु दाब या वायु भार कहते हैं। जब वायुमंडल की सभी परतों का भार पड़ता है ना, तो उसको हम वायुदाब कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल किसे क्या होता है? देखिए, कोरियोलिस बल को हम क्या कहते हैं? विक्षेप बल भी कहते हैं। अब विक्षेप का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। अगर आपसे हो सकता है कि विक्षेप बल पूछ दिया जाए, लेकिन आपसे कोरियोलिस बल पूछा गया है और इसको हम विक्षेप बल के नाम से भी जानते हैं, तो आपको विक्षेप वर्ड जो है वो याद रखना है। अब पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है, ठीक है। हवाओं की दिशा में मुड़ना हो जाता है, बस इसी बल को हम विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। पवनों के प्रकार बताइए। तो पवनों के निम्न प्रकार होते हैं: स्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवनें, सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवनें, और स्थानीय पवनें। हमें याद रखना होता है जो हमसे पूछा जाता है, जैसे कि स्थायी, अस्थायी और स्थानीय, ठीक है। लेकिन स्थायी के नाम दे दिए गए। स्थायी का नाम प्रचलित भी है और भूमंडलीय परतें भी है, पवनें भी है। अस्थायी का जो नाम है वो सामयिक पवनें भी कहते हैं और मौसमी पवनें भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको नाम भी इनके याद रखने हैं। प्रचंड पचासा और चीखता साठा किसे कहते हैं? पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने पर और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा है, ठीक है, उसको कहा जाता है। अब आप इसी से याद रख सकते हैं, प्रचंड पचासा। पचासा मतलब 50 डिग्री, ठीक है, डिग्री लगा दीजिए। चीखता साठा, साठा मतलब 60, ठीक है, इससे आप याद रख लीजिए। और दक्षिणी अक्षांश आपको ये वर्ड याद रखना है। पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है उसके कारण ये हम इसको 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा कहते हैं और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हम उसको चीखता साठा कहते हैं। चलिए, ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? तो व्यापारिक सनमार्गीय पवन को हम अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। मानसूनी पवनें क्या है? वे पवनें जिसकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, उनको हम मानसूनी पवनें कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? तो कृषि के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई है क्रांति की, वो हुई है 1960 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो कृषि का योगदान 35% है। कितना है? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें हैं, कौन सी खाद्यान्न फसलें? चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज और दालें। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रमुख दोष है कुछ फसलों तक सीमित होना। ये दोष है उसका, ठीक है, कि ये कुछ फसलों तक ही सीमित है। मुद्रा का अर्थ क्या है? चलिए, मुद्रा का अर्थ समझ लेते हैं। मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन रूप में प्रचलित हैं, ठीक है, उसको हम मुद्रा कहते हैं। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। कहते हैं ना, उन्होंने चेक दे दो मुझे, ठीक है, तो चेक क्या होता है? शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र, कि हाँ हमने इतने पैसे तुम्हें लिख के दे दिए, भर के दे दिए, ये आज्ञा पत्र है, मेरी तरफ से आ गया, मेरा चेक ये है। और आप अगर किसी बैंक में जाएंगे तो वो आपकी आज्ञा समझ के उनको पैसे निकाल के दे देंगे, तो वो शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, 3 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है आपको। पहला धारक चेक, आदेशानुसार चेक, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है रेखांकित चेक, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, ये एक आज्ञा पत्र होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये नाम याद रखना है, डिमांड ड्राफ्ट। ये एक आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति, शाखा, संस्था को मांग पर भुगतान ना दें, ठीक है, मांग पर भुगतान कर दें,
संस्था को मांग पर भुगतान कर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है और प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा पत्र जो है होता है। ठीक है, शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है। हुंडी क्या है? भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी कहलाता है। क्या होता है? भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र, अभी पढ़ा ना, तो साख पत्र ही हुंडी है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उस लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद। चलिए, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस जो कि हमने आज की वीडियो में सॉल्व किए हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्रॉपर किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए जो आपको जिसकी आपकी तैयारी अच्छी ना हो और आपको ज़रूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताइए, एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने आज पहली बार मेरी वीडियो देखी है, तो वो लोग चैनल के साथ जुड़ें और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।